नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 8 और वक्त है गंगा सवेरा का। और सबसे पहले बुलेटिन में आपको देंगे उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट। बीते 24 घंटे में कितने केसेस आए ये आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए 672 नए पॉजिटिव केसेस, 672 नए पॉजिटिव मरीज यूपी में मिले हैं और राज्य में अब 23,492 मरीजों की संख्या हो गई है। 23,000 पार कर चुका है आंकड़ा। अब तक कुल 697 लोगों की मौत भी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। अब एक्टिव केसेस और डिस्चार्ज केसेस की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस 6,711, यानी कि इस वक्त संक्रमित जो अस्पतालों में है उनकी संख्या है 6,711, यानी कि 23,000 में से सिर्फ 6,711 लोग ही हैं जो इस वक्त संक्रमित है। बाकी जिसमें डिस्चार्ज जो मरीज हो चुके हैं उनकी संख्या है 16,084। 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ये चिंताजनक फिगर है, आंकड़ा है। 697 लोगों की कुल मौत हो चुकी है, लेकिन बीते 24 घंटे में जो चिंताजनक आंकड़ा है वो है मौत का आंकड़ा। देश के साथ साथ यूपी में भी लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आज से डोर टू डोर सर्वे शुरू करने जा रही है। सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने और छिपे हुए मामलों का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग करने के साथ साथ सभी 75 जिलों में डोर टू डोर अभियान चलाएगी, जिसमें गर्भवती महिलाओं, पहले से कैंसर, गुर्दा रोग या फिर मधुमेह से जुड़े हुए लोग, बुजुर्ग और 10 साल से कम बच्चों समेत कमजोर व्यक्तियों की मैपिंग की जाएगी। हालांकि कुछ इस तरह का अभियान कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी शुरू हुआ है, लेकिन यूपी में मॉडल को अमल में लाना थोड़ा सा बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि यहाँ की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। यह अभियान मेरठ मंडल में आज शुरू हो गए, यहीं से इसकी शुरुआत होगी और स्वास्थ्य अधिकारी 5 जुलाई से अन्य जिलों में जाएंगे। आपको बता दें कि मेरठ में इस वक्त बहुत ज्यादा केसेस हैं। यहाँ पर आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 23,000 को पार कर गया। राज्य में अब तक करीब 700 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी की रोकथाम के लिए सरकार अब नया कदम उठा रही है और 1400 टीमें लोगों के घर घर जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। तो इस खबर पर हमारे दो संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, तो बलराम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े मेरठ से। सबसे पहले मैं बलराम आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत इस अभियान की मेरठ से होने जा रही है। आप ही बताइए कि कैसे इस अभियान की शुरुआत होगी, कब से शुरुआत करेंगे, कितनी टीमें बनाए गए हैं और मेरठ के किस हिस्से से शुरुआत होगी? एक टीम है या अलग अलग बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं? दर्शकों को जानकारी दें आप। देखिए राजीव, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी लगातार उन जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहां पर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और उसकी बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है और यही वजह है कि मेरठ मंडल के जो ज़िले हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि 1 जुलाई से 12 जुलाई तक इन जिलों का डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, उनकी स्कैन मैपिंग की जाए, ताकि ये फिगर निकल के आए कि आखिरकार इससे जो सस्पेक्टेड संदिग्ध जो मरीज हैं उनका आंकड़ा क्या है। अगर जो गंभीर लोग हैं उनका एंटीजन टेस्ट करके तत्काल 20 से 30 मिनट के अंदर उनका परीक्षण करके रिपोर्ट मंगाई जाए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये कोरोना संक्रमित हैं या नहीं हैं। लिहाजा अगर हम बात करें मेरठ की, तो यहाँ पर 1400 टीमें बनाई गई हैं जो डोर टू डोर जा करके स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी और वहाँ के स्वास्थ्य का आकलन करेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है। इस टीम को डेली शाम को अपनी रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में जमा करनी होगी और प्रतिदिन सीएमओ कार्यालय मुख्यमंत्री को अवगत कराएगा कि आखिरकार आज कितनी सैंपल्स लिए गए हैं, कितने इलाकों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। यह पूरा खाका तैयार करके प्रतिदिन डेटा जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा जाएगा। और जो स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि कम से कम 3,000 लोगों का सैंपल्स लिया जाए, जिनकी जांच की जाए और जांच के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि आखिरकार जो पूल टेस्टिंग हुई है
उसका आंकड़ा क्या आ रहा है, फिगर क्या आ रहा है। ठीक है, और इसमें ठीक है, मैं राजीव बलराम दो आपके चीजें, पास लौटूंगा। एक तो प्रशासन के पास पूरे जिले का डाटा होगा। जी बलराम, आपके पास राजीव, लौटूंगा, एक तो आपके पास मैं जिले का लौटूंगा। पूरा मैं डाटा संतोष का स्वास्थ्य रुख करना विभाग के चाहता हूं। पास। संतोष, एक सवाल ये है कि ये जो अभियान है ये कितना महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि जो एंटीजन टेस्ट होगा ये कितना इफेक्टिव है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बीच में घर घर जाकर के ये टेस्टिंग करना, और या यूँ कहा जाए कि संभावित मरीजों की तलाश करना, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग जो पुराने गंभीर बीमारी से, चाहे वो लीवर से या किडनी के पेशेंट्स हों, जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल से अधिक हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। भले ही उनका संक्रमण, उनको अभी सिम्टोमेटिक ना हो, एसिम्टोमेटिक सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है कि उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जो संभावित मरीज हैं उनकी भी निगरानी हो सकेगी, उनकी भी मैपिंग होगी, और साथ ही उनका जो टेस्ट होगा उससे भी जानकारी हो सकेगी। क्योंकि जिस तरीके से रोज़ बरोज़ सरकार के तमाम प्रयासों के बीच में अभी तक जैसे देखा जाए 672 लोग 24 घंटे में कोरोना के नए संक्रमित मरीज आए, 697 लोगों की अभी तक कुल मिलाकर के मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो गई। तो 672 लोगों का एक साथ उत्तर प्रदेश में आना, और प्रयास लगातार सरकार का जारी है, उसके बीच में अगर ये कहीं ना कहीं ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो ये चिंताजनक है। इसी को कहा जाए कि काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अभियान चलाया है, जो 1 जुलाई से यानी आज से लेकर के 12 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान घर घर जाकर उन लोगों की शिनाख्त की जाएगी, उनका पूरा कहा जाए कि टेस्ट किया जाएगा। संतोष, इस कदम की सराहना तो होनी चाहिए कि चलिए घर घर जाकर जांच करने की कोशिश सरकार की है, प्रयास है। लेकिन क्या इस एंटीजन टेस्ट से संक्रमण का पता चल जाता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं है? देखिए, ये टेस्ट जो पूल टेस्टिंग हो रही थी, पूल टेस्टिंग एक कम्युनिटी में कि एक मोहल्ले में गए, वहाँ पर एक रैंडमली टेस्ट किया, और उसके बाद से एक अंदाज़ा लगा लिया जाता कि यहाँ पर यहाँ पर संक्रमण है कि नहीं। लेकिन जब आप किसी घर घर जाकर के टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर जाहिर है कि जो एसिम्टोमेटिक जो कंडीशंस के चलते कोरोना बढ़ता जा रहा है वो ज़्यादा गंभीर है। लोगों में तमाम ऐसे मरीज हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं था कोरोना का, लेकिन जब उनका टेस्ट हुआ तो उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यानी कि ये गंभीर विषय है कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कोरोना संक्रमित हैं। और वही जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति से मिलता है तो वो कोरोना संक्रमित हो जाता है, और वो हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज्ड हो। यानी जिसने संक्रमण फैलाया, अगर उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो एसिम्टोमेटिक है, लेकिन कमज़ोर व्यक्ति को वो फैला रहा है, वो कमज़ोर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वो गंभीर तौर पर बीमार हो रहा है। यानी कि उस पूरी चेन को ब्लॉक करने के लिए, उस चेन को तोड़ने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का टेस्ट किया जाए, और उसी की उत्तर प्रदेश ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप कर रहे हैं, और शायद यही मकसद भी है कि यही चेन तो तोड़नी है, इसी चेन को तोड़ना है। और इसी चेन को सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि आम लोगों को भी तोड़ना है, उनको भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात का उल्लेख जरूर किया था। बलराम, आपके पास लौटना चाहूंगा। बलराम, जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आप बताइए कि क्यों मेरठ से इसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही इस अभियान की शुरुआत करनी पड़ रही है? देखिए राजीव, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उसमें मेरठ मंडल सबसे ज़्यादा संक्रमित पाया गया है। चाहे वो आप नोएडा का फिगर देख लीजिए, 2000 से ऊपर हो गया है, गाजियाबाद का फिगर देख लीजिए 1000 से ऊपर हो गया, मेरठ का देख लीजिए यहाँ भी आंकड़ा 1000 के पार हो गया, हापुड़, बुलंदशहर, यहाँ भी जो संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यही वजह है, लगातार मुख्यमंत्री जी इन जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, यहाँ पर लगातार नोडल अधिकारी भेजे गए और इनकी स्कैनिंग कराई गई। यहाँ का जो है थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया गया, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो काबू में नहीं आई। अब यही एक उपचार बचा है कि डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाए, लोगों का सैंपल्स ले, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करे, ताकि सरकार के पास भी एक डाटा रहे कि मेरठ में कितने लोग हैं और कितने सस्पेक्टेड लोग हैं, कितने उम्र दराज लोग हैं, कितने 10 साल की कम उम्र के लोग हैं। जब पूरा आंकड़ा सरकार के पास होगा तो उस पर काम करने में भी आसानी होगी। साथ ही इस टीम को यह भी कहा गया है कि आप स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ जो अनलॉक 2 जारी हुआ है उसमें लोगों को जागरूक भी करें कि आखिरकार अगर वो घरों से बाहर निकलें
तो किन सावधानियों को बरतें, क्या एहतियात उन्हें बरतना है, साथ ये भी बताने की आवश्यकता है स्वास्थ्य विभाग की टीम को। और लगातार जो टीमें जाएंगी डोर टू डोर, उनको डेली अपना अपडेट देना होगा कि आखिरकार उन्होंने आज क्या किया, कितने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, कितने लोगों के घरों पे वो गए हैं, कितना एक परिवार में कितने सदस्य थे, सभी का डेटा उनको देना होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो ये पहल है राजीव, वो सराहनीय है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है, अगर इस तरीके की कवायद स्वास्थ्य विभाग करता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के पास एक ठोस आंकड़ा होगा कि आखिरकार कितने उम्रदराज लोग हैं, कितने सस्पेक्टेड मरीज हैं जिनको उपचार की जरूरत है। और जिस तरीके से डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी, उससे यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि जो सस्पेक्टेड बलराम, लोग हैं एक ही अभियान से बहुत सारे काम सरकार के हो जा रहे हैं। बलराम, आपका और संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये टीम सिर्फ भेजी गई है और ऐसा नहीं कि काम करके वो वापस लौट आएगी। खास और अच्छी बात इसमें यह भी है कि टीम जा रही है तो टीम को हर शाम को रिपोर्ट देनी है, पूरा का पूरा डेटा देना है। तो ये अच्छी बात है कि मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी इस टीम की। अब आगे बढ़ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन और उनके जन्मदिन के मौके पर डिंपल यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं से एक अपील की है ट्वीट करके। उन्होंने अपील की और लिखा कि संकल्प काल में अखिलेश यादव का जन्मदिन ना मनाए। सबसे पहले तो उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सपा के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके अनुरोध पर उनके चाहने वाले समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं से यह आग्रह है कि वो इस संकट काल में किसी आयोजन की जगह व्यक्तिगत स्तर पर किसी जरूरतमंद की मदद करें। तो किसी भी तरह का कोई आयोजन ना करें, कार्यक्रम ना रखें, बल्कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये डिंपल यादव ने अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से। एक और बहुत बड़ी खबर और राहत देने वाली खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर नहीं बढ़े आज। तो लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है। राहत की बात बस यही है कि बढ़े नहीं, लेकिन जो बढ़े हुए दाम हैं वो वापस भी नहीं लिए गए। लेकिन 80 से पार है पेट्रोल डीजल की कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, कल भी नहीं बढ़ी थी। पेट्रोल डीजल की कीमतें अब भी वही हैं जो परसों थी, यानी कि 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, तो डीजल 80 रुपये 53 पैसे है। डीजल की कीमतें दिल्ली में पेट्रोल से ज्यादा हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद परसों ही कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। सोमवार को प्रदर्शन हुआ और उसके बाद मंगलवार को भी दाम में इजाफा नहीं हुआ, तो बुधवार को भी दाम नहीं बढ़ाया गया। एक और बहुत बड़ी खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। बहुत बड़ी खबर है, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो दाखिला लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिले के आवेदन की तारीख बढ़ गई है। सत्र 2020-21 के दाखिले के लिए 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। पहले जो अंतिम आवेदन की तारीख थी वो 30 जून थी, जो कि समाप्त हो चुके हैं, यानी कि कल। अब इसको बढ़ा दिया गया 15 जुलाई, यानी कि 15 दिन का वक्त अभी है स्टूडेंट्स के पास। वो दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया। फर्जी शिक्षकों को बचाने के लिए एसआईटी के नाम पर फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। फर्जी शिक्षक सामने आए और फर्जी शिक्षकों को बचाने के लिए एसआईटी के नाम पर फर्जीवाड़ा भी किया गया है। एसआईटी के नाम से कुछ जिलों में फर्जी चिट्ठियां भेजी गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर, आप इंतहा समझिए भ्रष्टाचार की और इनके बुलंद हौसलों की इंतहा देखिए कि एक एसआईटी गठित की गई जो जांच कर रहे इन फर्जी शिक्षकों को अब ढूंढ के निकाल रही है। उस एसआईटी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हुआ। अब जरा इस फर्जीवाड़े को समझते हैं और ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। शैलेश, बताइए। देखिए, एसआईटी जो है पूरे प्रदेश भर में इस समय फर्जी शिक्षकों को ढूंढने का काम चल रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है इसे करके। और ये काम आज से नहीं चल रहा है। 2017-18 में एसआईटी ने पूरी एक सूची दी थी विभाग को, और उसके बाद से ही जो डिग्री थी फर्जी टेस्ट की गई थी, उनके आधार पर फर्जी शिक्षकों को ढूंढने का काम शुरू हुआ। लेकिन अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही ऐसे कुछ पत्र सामने आए
जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजे गए थे, जिनमें एसआईटी के नाम का इस्तेमाल किया, यानी एसआईटी का ही लेटर हेड इस्तेमाल किया जाता है फर्जी पत्र, उन लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है जो इससे पहले टेम्पर डिग्री की लिस्ट में लोग शामिल थे। उनको निर्दोष बताने की कोशिश की जाती है कि ये नाम गलती से शामिल हो गए हैं, इन नामों को बाहर कर दें। इस तरह के अलग अलग पत्र सामने आते हैं। ये मामला जो है वो एसआईटी के पास पहुंचता है और अब जब ये मामला संज्ञान में आया शासन के, तो अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से निदेशक जो है बेसिक शिक्षा विभाग और बाकी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको पत्र भेजा गया, अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया और कहा गया कि इसको गंभीरता से लें और अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो तत्काल जो बीएसए है वो एसआईटी से पुष्टि करें और फिर इसके लिए एफआईआर करें। इसी आधार पर निदेशक ने पत्र जारी किया। 60 शिक्षक हैं जिनका अभी फिलहाल सामने आ रहा है नाम, कि उन 60 शिक्षकों को बचाने के लिए ये कवायद की जा रही है। फहरिस्त तो काफी लंबी ऐसे शिक्षकों की फर्जी, लेकिन 60 शिक्षकों के लिए उनको निर्दोष साबित करने के लिए इस तरह के एसआईटी के नाम पर फर्जी पत्र चलाए जा रहे हैं, तो जो कि काफी गंभीर मामला है कि जो एसआईटी खुद फर्जी शिक्षकों को ढूंढ रही है, बाद में उसी एसआईटी को भी नहीं छोड़ते ये जालसाज, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है, कितना बड़ा रैकेट है। कि पहले तो फर्जी डिग्री का इस्तेमाल होता है, पहले टेम्पर्ड की हुई डिग्री का इस्तेमाल होता है आगरा विश्वविद्यालय की, और उसके बाद में उन्हीं जब पकड़े जाते हैं लोग तो वो खुद को बचाने के लिए, जालसाज खुद को बचाने के लिए एसआईटी को भी नहीं छोड़ते। जिस एसआईटी ने उन्हें पकड़ा उन्हीं के नाम पर पत्र जारी कराते हैं कि ये शिक्षक निर्दोष हैं, गलती से इनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया, इनको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से चल रहा है। बहरहाल बिल्कुल निदेशक की तरफ से भी पत्र चला गया है सभी जिलों को। ठीक है शैलेश, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी ने कल एक बार फिर से देश को संबोधित किया। अब कहा जाता है कि पीएम मोदी क्या कहेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाता, किसी को नहीं होता है, लेकिन पीएम मोदी ने मुफ्त राशन के जिस बड़े फैसले का कल ऐलान किया उसका कुछ अनुमान एबीपी गंगा ने सबसे पहले लगा लिया था। गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की योजना की अवधि आज तक, आगे मिलेगा या नहीं अभी नहीं आई कोई गाइडलाइन। गरीब कल्याण योजना का भी आज आखिरी दिन है, क्या इस पर भी लोगों की निगाहें हैं कि इसको लेकर क्या पीएम कुछ कह सकते हैं? मुफ्त राशन की योजना में 81 करोड़ लोगों को लाभान्वित इसके जरिए किया गया। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए।